हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो कि आया था हमारे पास एक्ट नंबर 65 ऑफ 1980 से। इसकी इनैक्टमेंट डेट है हमारे पास 27 दिसंबर 1980। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 1 से, जो कि बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की। शॉर्ट टाइटल क्या होगा? लॉ को ऑफिशियली नेम किया जाएगा द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। एक्सटेंट और टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी क्या होगी? एक्ट अप्लाई करेगा पूरे के पूरे इंडिया को। एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सटेंड नहीं करेगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एज पर ओरिजिनल प्रोविजन, मतलब जो पहले ओरिजिनल प्रोविजन था उसके हिसाब से ये एक्सटेंड नहीं करेगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, जो अभी भी माना जाएगा। इसमें आ गया हमारे पास, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। कौन से एक्ट नंबर से आया है हमारे पास? एक्ट नंबर 65 ऑफ 1980। इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है? 27 दिसंबर 1980 इसकी इनैक्टमेंट डेट है। सबसे पहले आ गया हमारे पास शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल होगा इसका द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। सेकेंड आ गया एक्सटेंट या टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी। इसमें होगी होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी। फिर आ गया एक्सेप्शन, हमारे पास कहाँ नहीं होगी, ये है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास डेफिनेशंस। इसमें आ गया इस एक्ट में जब तक कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर नहीं करता है। एक क्लोज आ गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पहला पॉइंट है इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब एक डिटेंशन ऑर्डर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या एक पर्सन को डिटेन किया जाता है इस ऑर्डर के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। सेकेंड आ गया इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जब एक डिटेंशन ऑर्डर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एक ऑफिसर जो सब ऑर्डिनेट है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, पर्सन को अगर डिटेन किया जाता है इस ऑर्डर के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। की आइडिया क्या है? जो टर्म है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिपेंड करती है किसने इशू किया है डिटेंशन ऑर्डर को। सेकंड जो है हमारे पास वो बात करता है डेफिनेशन की। पहली डेफिनेशन है क्लोज ए में हमारे पास एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें आ गया हमारे पास दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। पहला आ गया हमारे पास इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड आ गया इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे डिटेंशन ऑर्डर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या पर्सन को डिटेन किया जाता है ऐसे ऑर्डर के अंडर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। इसके अलावा आ गया स्टेट गवर्नमेंट में, अगर डिटेंशन ऑर्डर यहाँ पे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी ऑफिसर के द्वारा जो सब ऑर्डिनेट है स्टेट गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट होगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जहाँ भी इस पूरे के पूरे एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो टर्म है वो यूज़ की गई है। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में अगर डिटेंशन ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। फिर आ गया स्टेट गवर्नमेंट। अगर डिटेंशन ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है या किसी ऑफिसर ने जो सब ऑर्डिनेट है स्टेट गवर्नमेंट के, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। फिर आ गया बी हमारे पास क्लोज बी डिटेंशन ऑर्डर। डिटेंशन ऑर्डर रेफर करता है ऑर्डर जो इशू किया गया है सेक्शन 3 जो है एक्ट का, उसके अंडर। फॉरेनर जो टर्म है फॉरेनर सेम मीनिंग होगा जो डिफाइन किया गया है फॉरेनर्स एक्ट 1946 में। पर्सन जो टर्म है पर्सन वो इंक्लूड करता है एक फॉरेनर को। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट में यूनियन टेरिटरी के जो टर्म है स्टेट गवर्नमेंट रेफर करता है एडमिनिस्ट्रेटर जो है उस यूनियन टेरिटरी का। तो इसमें आगे हमारे पास 4 टर्म्स हमने जो यहाँ पे डिस्कस की हैं। बी में आ गया डिटेंशन ऑर्डर। डिटेंशन ऑर्डर वो ऑर्डर है जो इशू किया गया है सेक्शन 3 जो है एक्ट का, उसके अंडर। फिर आ गया सी में हमारे पास फॉरेनर टर्म। इसका सेम मतलब होगा जो हमारे पास फॉरेनर्स एक्ट 1946 में दिया गया है। डी आ गया इसमें पर्सन, हमारे पास इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यहाँ पे पर्सन इंक्लूड करेगा फॉरेनर को। फिर आ गया ई हमारे पास दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेफर करता है एडमिनिस्ट्रेटर जो है यूनियन टेरिटरी का।
तो डिटेंशन ऑर्डर जो सेक्शन 3 के अंडर इशू किया गया है, फॉरेनर का सेम मतलब होगा जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 में दिया गया है। पर्सन टर्म इंक्लूड करती है फॉरेनर को। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन जो टेरिटरी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 3, पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्सन्स। किसके पास पावर्स है ऑर्डर्स देने की, डिटेन करने के लिए सर्टेन पर्सन्स को? पहला आ गया पावर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है डिटेंशन अगर सेटिस्फाइड है कि ये नेसेसरी है प्रिवेंट करना एक पर्सन को फ्रॉम। ए आ गया थ्रेट्स टू नेशनल इंटरेस्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज के साथ, सिक्योरिटी अगर इंडिया की अफेक्ट होती है। इन केस ऑफ फॉरेनर्स रेगुलेट करना उनका स्टे इंडिया में, अरेंज करना उनका एक्सपल्जन इंडिया से। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 3 जो कि बात करता है पावर की। किसके पास पावर्स है ऑर्डर्स देने की, डिटेन करने के लिए सर्टेन पर्सन्स को? इसमें आ गया सबसे पहला पॉइंट, किसके पास ये पावर है? ये पावर है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, अगर नेसेसरी है प्रिवेंट करने के लिए। क्या चीज़ प्रिवेंट करने के लिए? ए आ गया यहाँ पे अगर कोई थ्रेट है नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को। इसमें आ गया डिफेंस ऑफ इंडिया को, रिलेशंस किसी फॉरेन कंट्री के साथ या फिर जो सिक्योरिटी है इंडिया की उसको थ्रेट है। बी आ गया इन केस ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर के केस में कब डिटेन किया जा सकता है? पहला आ गया रेगुलेट करने के लिए उनका जो स्टे है इंडिया में। दूसरा आ गया अरेंज करने के लिए उनका एक्सपल्जन इंडिया से, फ्रॉम इंडिया। तो सेक्शन 3 आ गया, इसमें हमारे पास किसके पास पावर है ऑर्डर करने की, ऑर्डर करने की, डिटेनिंग जो है सर्टेन पर्सन्स की। पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो प्रिवेंट करना एक पर्सन को जो थ्रेट है नेशनल इंटरेस्ट को। फिर आगे इसमें डिफेंस ऑफ इंडिया, अगर रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज से या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की को थ्रेट है तो यहाँ पे वो जो है डिटेन कर सकती है पर्सन्स को। इन केस ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के केस में रेगुलेट करने के लिए उनका स्टे इंडिया में या अरेंज करने के लिए उनका एक्सपल्जन इंडिया से। फिर आ गया सेकेंड पॉइंट, ग्राउंड्स जो रिलेटेड है पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी से, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2। डिटेंशन ऑर्डर किया जा सकता है प्रिवेंट करने के लिए एक पर्सन को फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, एसेंशियल सप्लाईज या सर्विसेज। तीसरा आ गया पावर जो दी जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कमिश्नर को, सेक्शन 3 सब सेक्शन 3। स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि वो इशू कर सकते हैं डिटेंशन ऑर्डर स्पेसिफिक एरियाज में। टाइम लिमिट इनिशियल ऑथराइजेशन मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 3 मंथ इंटरवल्स के लिए। एक्सप्लेनेशन, ये एक्ट अप्लाई नहीं होती है उन केसेस में जो कवर्ड हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1980। सेपरेट लॉज हैंडल करेंगे एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई इश्यूज को। इसमें आ गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें हमारे पास ग्राउंड्स जो रिलेटेड है पब्लिक ऑर्डर से एंड सिक्योरिटी से। इसमें आ गया सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। हमारे पास डिटेंशन ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं अगर कोई भी पर्सन एक्ट कर रहा है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट। सेकेंड आ गया पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट। तीसरा आ गया एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज के अगेंस्ट। नेक्स्ट आ गया इसमें थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास किसको पावर दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ऑथराइज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि वो जो है डिटेंशन ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट जो है यहाँ पे वो क्या होगा? इनिशियल ऑथराइजेशन जो है यहाँ पे वो कितने टाइम के लिए हो सकता है? मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए। फिर आगे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 3 मंथ्स इंटरवल के लिए। एक्सप्लेनेशन में क्या आ गया हमारे पास कि ये एक्ट जो है ये अप्लाई नहीं होगा
केसेस जो कवर्ड हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1980 के अंडर सेपरेट लॉज जो है यहाँ पे हैंडल करेंगे, सेपरेट लॉज हैंडल करेंगे असेंशियल कमोडिटी सप्लाई इश्यूज को। कौन कौन सी जो असेंशियल कमोडिटी सप्लाई होती हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इशू है वो सेपरेट लॉज हैंडल करेंगे। सेकेंड पॉइंट है ग्राउंड्स रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 कि डिटेन किया जा सकता है प्रिवेंट करने के लिए पर्सन को जो एक्ट कर रहा है अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक यहाँ पे ऑर्डर, एसेंशियल सप्लाईज और सर्विसेज। ये पावर किसको दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे पावर देता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि वो डिटेंशन ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं स्पेसिफिक एरियाज में। टाइम लिमिट क्या होगी? इनिशियल ऑथराइजेशन होगा मैक्सिमम 3 मंथ्स का, ये भी आप याद रखेंगे। एक्सटेंशन होगा तो भी 3 मंथ्स इंटरवल का होगा। फिर आगे एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं करता है उन केसेस में जो कवर किए गए हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1980। यहाँ पे सेपरेट लॉज हैंडल करेंगे असेंशियल कमोडिटी सप्लाई इश्यूज को। फोर्थ आ गया यहाँ पे रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल सेक्शन 3 सबसेक्शन 4। ऑफिसर जो कि डीएम या सीपी वो क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली, प्रोवाइड करेंगे ग्राउंड्स एंड डिटेल्स। वैलिडिटी विदाउट अप्रूवल, ऑर्डर वैलिड होगा सिर्फ 12 दिन के लिए या 20 दिन के लिए अगर डिले हुआ है कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स में। आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी होगा। रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट करेगी विद इन 7 डेज, इंक्लूड करेगी ग्राउंड्स और रेलिवेंट डिटेल्स को। तो इसमें आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बात करता है रिपोर्टिंग की एंड अप्रूवल की। सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 की बात करता है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं दैट इज डीएम या सीपी जो डिटेंशन ऑर्डर पास कर सकते हैं वो रिपोर्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली, प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे ग्राउंड्स एंड डिटेल्स। फिर आ गया इसमें हमारे पास वैलिडिटी विदाउट अप्रूवल। ऑर्डर यहाँ पे वैलिड रहेगा, ऑर्डर यहाँ पे वैलिड रहेगा कितने दिन के लिए? 12 दिन के लिए या फिर 20 दिन के लिए अगर यहाँ पे डिले हुआ है कम्युनिकेट करने में ग्राउंड्स को। इसके बाद क्या होगा? 12 दिन के बाद या 20 दिन के बाद यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है ये मैंडेटरी होगा। इसके बाद आ गया 5th पॉइंट हमारे पास। 5th पॉइंट बात करता है रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। रिपोर्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 इसकी बात करता है। ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट करेगी 7 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये इंक्लूड करेगी ग्राउंड्स एंड रेलेवेंट डिटेल्स को। तो इसमें आ गया हमारे पास रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल सेक्शन 3 सबसेक्शन 4। डीएम या सीपी रिपोर्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली, प्रोवाइड करेंगे ग्राउंड्स और डिटेल्स। वैलिडिटी बिना अप्रूवल के, ऑर्डर वैलिड रहेगा 12 दिन के लिए या फिर 20 दिन के लिए अगर डिले हुआ है कम्युनिकेट करने में ग्राउंड्स को। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी होगा। ये तीनों ही चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। स्टेट गवर्नमेंट 7 दिन के अंदर अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी, इंक्लूड करेगी ग्राउंड्स और रेलेवेंट डिटेल्स को। टाइम लाइन्स आप याद रखेंगे। 7 दिन के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी। ऑर्डर जो है कब तक वैलिड रहेगा बिना स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के? 12 दिन के लिए, 20 दिन के लिए अगर डिले है। उसके बाद आ गया सीएम और सीपी रिपोर्ट देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आ गया सेक्शन नंबर 4 एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर्स। प्लेस क्या है एग्जीक्यूशन का? डिटेंशन ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जा सकता है एनीवेयर इन इंडिया, किसी भी प्लेस में इंडिया पे। प्रोसीजर क्या है एग्जीक्यूशन का? ये एग्जीक्यूट किया जाएगा सेम मैनर में जैसे कि वारंट ऑफ अरेस्ट होता है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर। तो इसमें 4th आ गया हमारे पास। 4th बात करता है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर सबसे पहले आ गया कौन से प्लेस पे? एनीवेयर इन इंडिया। कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है? कहीं पे भी इंडिया में। दूसरा आ गया प्रोसीजर क्या होगा? सेम प्रोसीजर होगा जो वारंट ऑफ अरेस्ट का होता है सीआरपीसी के अंडर।
तो अगेन एग्जीक्यूशन डिटेंशन ऑर्डर का प्लेस कहाँ होगा, एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी इंडिया में किया जा सकता है। प्रोसीजर सेम होगा जो वारंट ऑफ अरेस्ट का होगा सीआरपीसी के अंडर। सेक्शन 5 बात करता है पावर टू रेगुलेट प्लेस एंड कंडीशंस ऑफ डिटेंशन। किसके पास पावर है या क्या पावर है रेगुलेट करने की प्लेस को या कंडीशंस को डिटेंशन की। पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी है डिसाइड करने की प्लेस जो है डिटेंशन का या कंडीशंस जो है डिटेंशंस की। कंडीशन क्या है डिटेंशन की, क्लोज ए इसकी बात करता है डिटेन्ड पर्सन सब्जेक्ट टू है रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस फूड या बेसिक नीड्स। डिसिप्लिन उसके डिटेंशन के इनसाइड, पनिशमेंट अगर वो वायलेट करता है रूल्स को या उसके साथ रूल्स को वायलेट किया जाता है, ये स्पेसिफाइड है थ्रू जनरल और जो स्पेशल ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट के। नेक्स्ट आ गया इसमें 5th पॉइंट हमारे पास जो कि बात करता है किसके पास पावर है या क्या पावर है रेगुलेट करने की प्लेस एंड कंडीशंस ऑफ डिटेंशन। इसमें आ गया सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जो है पावर है, फुल अथॉरिटी है क्या डिसाइड करने की किस प्लेस पे डिटेंशन होगा प्लस किन कंडीशंस में जो है डिटेंशन होगा या डिटेंशन की क्या कंडीशंस होंगी। सेकंड बात करता है कंडीशंस क्या होंगी डिटेंशन की, ये क्लोज ए में हमारे पास दिया गया है। डिटेन्ड पर्सन जो है सब्जेक्ट टू होगा रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस, उसके मेंटेनेंस से रिगार्डिंग रूल्स जैसे कि फूड या फिर बेसिक नीड। फिर आ गया डिसिप्लिन हमारे पास, डिसिप्लिन इनसाइड डिटेंशन। तीसरा आ गया पनिशमेंट किसी भी वायलेशन ऑफ रूल्स के लिए, ये स्पेसिफाइड होंगे जनरल या स्पेशल ऑर्डर जो है गवर्नमेंट का उसके थ्रू। तो इसमें आ गया 5th पॉइंट पावर क्या है रेगुलेट करने की प्लेस या कंडीशंस डिटेंशन की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी क्या प्लेस होगा या क्या कंडीशंस होंगी डिटेंशन की। कंडीशंस क्लोज ए में दी गई हैं। डिटेन्ड पर्सन सब्जेक्ट टू होगा रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस, क्या फूड होगा क्या बेसिक नीड्स होंगी। डिसिप्लिन होगा, वहाँ पे पनिशमेंट होगी अगर वायलेट हुए हैं कोई रूल्स। ये जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर्स जो हैं गवर्नमेंट के उनके थ्रू स्पेसिफाई किए जाएंगे। नेक्स्ट आ गया ट्रांसफर डिटेन पर्सन का क्लोज बी में दिया गया है। गवर्नमेंट शिफ्ट कर सकती है डिटेन पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, सेम स्टेट में या फिर दूसरे स्टेट में। रिस्ट्रिक्शन इंटर स्टेट ट्रांसफर पे प्रोवाइजो, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकती एक पर्सन को दूसरे स्टेट में बिना कंसेंट के उस दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के। तीसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास ट्रांसफर जो है डिटेन्ड पर्सन का क्लोज बी में दिया गया है। ट्रांसफ़र किया जा सकता है, गवर्नमेंट करेगी यहाँ पे ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ये सेम स्टेट में भी हो सकता है, सेम या फिर अनदर स्टेट में। 4th आ गया यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है इंटर स्टेट ट्रांसफ़र पे, ये आ गया हमारे पास प्रोवाइजो में। स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है एक पर्सन को अनदर स्टेट में बिना किसके बिना, यहाँ पे कंसेंट चाहिए अदर स्टेट गवर्नमेंट का जहाँ पे उनको जिस स्टेट में उनको ट्रांसफ़र करना है डिटेन्ड पर्सन को। तो इसमें आ गया हमारे पास 3rd पॉइंट के ट्रांसफ़र डिटेन्ड पर्सन का क्लोज बी में दिया गया है। गवर्नमेंट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र कर सकती है, सेम स्टेट में कर सकती है या दूसरे स्टेट में कर सकती है। रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे अनदर स्टेट का रेस्ट्रिक्शन है। इंटर स्टेट ट्रांसफ़र पे प्रोवाइजो में दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है अनदर स्टेट में बिना कंसेंट के दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के। सेक्शन 5 पे बात करता है ग्राउंड्स जो है डिटेंशन सीविरेबल के। कॉन्सेप्ट जो है सीविरेबिलिटी का, अगर एक डिटेंशन ऑर्डर बेस्ड है 2 या उससे ज़्यादा ग्राउंड्स पे, हर एक ग्राउंड को ट्रीट किया जाएगा एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट। इफेक्ट क्या होगा इनवैलिड ग्राउंड्स पे, क्लोज ए आ गया। डिटेंशन ऑर्डर वैलिड रहेगा इवन इफ एक या एक से ज़्यादा ग्राउंड्स वेग हैं, नॉन एग्जिस्टेंट हैं, इररेलेवेंट है, कनेक्टेड नहीं है पर्सन से, इनवैलिड हैं किसी भी रीज़न की वजह से। ऑर्डर कैंसिल नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज सम ग्राउंड्स डिफेक्टिव हैं। प्रिजम्पशन क्या है वैलिड सेटिस्फैक्शन का, क्लोज बी बताता है ये अज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट स्टिल उसके इशू करेगा डिटेंशन ऑर्डर बेस्ड ऑन रिमेनिंग वैलिड ग्राउंड्स। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 5A। सेक्शन 5A बात करता है ग्राउंड्स की।
ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो सीवरेबल हैं, एक दूसरे से सेपरेट किए जा सकते हैं। पहला आ गया इसमें कॉन्सेप्ट क्या है सीवरेबिलिटी का। कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि डिटेंशन ऑर्डर अगर बेस्ड है 2 या 2 से ज़्यादा ग्राउंड्स पे और हर एक ग्राउंड जो है उसको ट्रीट किया जाएगा सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा इनवैलिड ग्राउंड्स का। ये दिया गया है हमारे पास क्लोज ए में। डिटेंशन जो है वो वैलिड रहेगा। पहली जो कॉमन लाइन है वो क्या बताती है कि यहाँ पे जो डिटेंशन ऑर्डर है वो वैलिड रहेगा अगर एक या एक से ज़्यादा ग्राउंड्स क्या होंगे, वेग हैं, नहीं पता, नॉन एग्जिस्टेंट हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इररेलेवेंट है, कोई रेलेवेंस नहीं है, कनेक्टेड नहीं है पर्सन से, या फिर इनवैलिड है किसी और रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज ये ग्राउंड्स जो हैं ये डिफेक्टिव हैं। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ वैलिड सेटिस्फैक्शन, ऑफ वैलिड सेटिस्फैक्शन। क्लोज बी आ गया इसमें हमारे पास। ये अज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टिल ऑर्डर कर सकती है डिटेंशन ऑर्डर, वो स्टिल इशू कर सकती है डिटेंशन ऑर्डर जो बेस्ड है हमारे पास जो रिमेनिंग वैलिड ग्राउंड्स हैं। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 5A। सेक्शन 5A बात करता है ग्राउंड्स जो डिटेंशन के हैं अगर वो सीवियरेबल हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर डिटेंशन ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा ग्राउंड्स पे दिया गया है और ये ग्राउंड सेपरेट और इंडिपेंडेंट है तो इनको ट्रीट किया जाएगा जैसे सेपरेट और इंडिपेंडेंट है। इफेक्ट क्या होगा इनवैलिड ग्राउंड्स का, क्लोज ए में दिया गया है। डिटेंशन ऑर्डर वैलिड रहेगा अगर एक या एक से ज़्यादा ग्राउंड यहाँ पे वेग है, नॉन एग्जिस्टेंट है, इररेलेवेंट है, कनेक्टेड नहीं है पर्सन से, इनवैलिड है किसी रीज़न की वजह से, ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पे कि ये जो ग्राउंड्स, इसलिए क्योंकि ये जो ग्राउंड्स हैं डिफेक्टिव हैं। प्रिजम्पशन क्या है वैलिड सेटिस्फैक्शन का, क्लोज बी आ गया। ये अज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट स्टिल इशू करेगी डिटेंशन ऑर्डर जो रिमेनिंग वैलिड ग्राउंड्स हैं उनके बेसिस पे। सेक्शन 6 बात करता है डिटेंशन ऑर्डर्स वो इनवैलिड या इनऑपरेटिव नहीं होंगे सर्टेन ग्राउंड्स पे। कोई भी इनवैलिडिटी नहीं होगी ड्यू टू लोकेशन ऑफ अ पर्सन, क्लोज ए बोलता है। एक डिटेंशन ऑर्डर वैलिड रहेगा इवन इफ पर्सन जिसको डिटेन किया गया है वो आउटसाइड है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अथॉरिटी से जो इशू कर रहा है ऑर्डर को। कोई इनवैलिडिटी नहीं होगी प्लेस ऑफ डिटेंशन की वजह से। क्लोज बी कहता है कि ऑर्डर जो है वैलिड रहेगा इवन इफ जो प्लेस है डिटेंशन का वो लाई करता है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन उस अथॉरिटी के। तो इसमें आ गया हमारे पास 2 सेक्शन 6 जो है वो बात करता है डिटेंशन ऑर्डर जो है वो इनवैलिड या इनऑपरेटिव नहीं होगा कुछ ग्राउंड्स पे। कौन कौन से ग्राउंड्स है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला ये बात करता है लोकेशन की उस पर्सन की, दूसरा ये बात करता है प्लेस ऑफ डिटेंशन की। लोकेशन ऑफ पर्सन एंड प्लेस ऑफ डिटेंशन, यहाँ पे जो है डिटेंशन ऑर्डर जो है वो वैलिड रहेगा अगर जो लोकेशन है या जो पर्सन है वो आउटसाइड है जुरिस्डिक्शन से उस अथॉरिटी की जो ऑर्डर कर रहा है या इशू कर रहा है ऑर्डर को। यहाँ पे भी जो ऑर्डर है वो वैलिड रहेगा अगर यहाँ पे जो प्लेस है वो फॉल करता है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन उस अथॉरिटी का। तो सेक्शन 6 बात करता है डिटेंशन ऑर्डर इनवैलिड इनऑपरेटिव नहीं होगा कुछ ग्राउंड्स पे। लोकेशन ऑफ पर्सन या प्लेस ऑफ डिटेंशन से बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ता है, डिटेंशन ऑर्डर वैलिड होगा अगर जो पर्सन है वो आउटसाइड है जुरिस्डिक्शन से उस अथॉरिटी की जो इशू कर रहा है ऑर्डर को। फिर आ गया प्लेस क्या है डिटेंशन का, ऑर्डर यहाँ पे वैलिड है अगर प्लेस जो है डिटेंशन का वो लाई करता है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट अथॉरिटी। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 7 पावर्स इन रिलेशन टू एब्सकॉन्डिंग पर्सन्स। क्या पावर है एब्सकॉन्डिंग पर्सन्स के रिलेशन में, जब पर्सन जो है वो एब्सकॉन्ड करता है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, अगर एक पर्सन जिसके अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर दिया गया है वो एब्सकॉन्ड करता है या हाइड करता है अवॉइड करने के लिए अरेस्ट को, गवर्नमेंट या ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को, फाइल कर सकते हैं रिटर्न रिपोर्ट।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को। ऑर्डर क्या है अपीयर करने का, इशू कर सकते हैं गजटेड नोटिफिकेशन, डायरेक्ट करना उस पर्सन को कि वो अपीयर करे एक स्पेसिफाइड प्लेस पे एक स्पेसिफाइड टाइम में। इसमें आ गया हमारे पास 7 पॉइंट बात करता है क्या पावर्स हैं अगर एब्सकॉन्डिंग पर्सन के रिलेशन में, अगर एक पर्सन जो है वो एब्सकॉन्ड कर जाता है। पहला आ गया इसमें हमारे पास जब पर्सन एब्सकॉन्ड करता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 इसकी बात करता है एक पर्सन जिसके अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर दिया गया है वो एब्सकॉन्ड करता है या फिर हाइड करता है अवॉइड करने के लिए अरेस्ट को, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट या जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो रिटर्न रिपोर्ट दे सकते हैं किसको, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMIC को। सेकेंड आ गया ऑर्डर कर सकते हैं अपीयर होने के लिए, क्या ऑर्डर कर सकते हैं, गजटेड नोटिफिकेशन में डायरेक्ट कर सकते हैं पर्सन को, पहला कि वो अपीयर होगा एक स्पेसिफाइड प्लेस पे, दूसरा स्पेसिफाइड टाइम में। तो क्या पावर है एब्सकॉन्डिंग पर्सन से रिलेटेड, अगर पर्सन एब्सकॉन्ड कर जाता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, अगर एक पर्सन जिसके अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर जो है वो दिया गया है एब्सकॉन्ड करता है, हाइड करता है अवॉइड करने के लिए अरेस्ट, तो गवर्नमेंट या ऑथराइजिंग जो ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, रिटर्न रिपोर्ट भेज सकता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, ऑर्डर कर सकता है गजटेड नोटिफिकेशन में डायरेक्ट करते हुए उस पर्सन को कि वो अपीयर हो एक स्पेसिफाइड प्लेस पे एक स्पेसिफाइड टाइम पे। सेकेंड आ गया एप्लीकेशन ऑफ CRPC प्रोविजन, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 प्रोविजंस जो हैं CRPC के सेक्शन 82 to 85 अप्लाई होंगे। प्रोक्लेमेशन के लिए एब्सकॉन्डिंग पर्सन की अटैचमेंट उसकी प्रॉपर्टी की, डिटेंशन ऑर्डर को ट्रीट किया जाएगा एक वारंट जो इशू किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। पनिशमेंट नॉन कंप्लायंस की सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 अगर पर्सन फेल हो जाता है अपीयर होने में, पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन या बोथ। एक्सेप्शन क्या है, कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी अगर एक पर्सन प्रूव करता है कि ये पॉसिबल नहीं था कंप्लाई करने और ही इन्फॉर्म्ड अथॉरिटीज अबाउट रीजन और उसकी लोकेशन। इसमें आ गया सेकेंड पॉइंट हमारे पास, यहाँ पे एप्लीकेशन कहाँ है CRPC के प्रोविजंस की, ये दिया गया है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में। यहाँ पे बताया गया है जो प्रोविजंस हैं CRPC के फ्रॉम जो सेक्शन 82 से 85 में वो अप्लाई होंगे किन चीज़ों पे, प्रोक्लेमेशन जो है यहाँ पे एब्सकॉन्डिंग पर्सन का, सेकेंड आ गया अटैचमेंट जो है प्रॉपर्टी का, अटैचमेंट जो है प्रॉपर्टी का, यहाँ पे डिटेंशन ऑर्डर जो है उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ वारंट जो इशू किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास पनिशमेंट क्या है नॉन कंप्लायंस की, पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, ये आ गया सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 हमारे पास। अगर एक पर्सन फेल हो जाता है तो पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल की या फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, कोई पनिशमेंट नहीं होगी अगर पर्सन प्रूव करता है पहला कि उसके लिए पॉसिबल नहीं था कंप्लाई करना, ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि उसके लिए पॉसिबल नहीं था यहाँ पे कंप्लाई करना, एंड प्लस उसने इन्फॉर्म किया था अथॉरिटीज़ को उसके रीज़न के बारे में या उसकी लोकेशन के बारे में कि वो क्यों कंप्लाई नहीं कर सकता है, उसका रीज़न और उसकी लोकेशन कहाँ है उसको लेके। सेकेंड पॉइंट आ गया एप्लीकेशन यहाँ पे CRPC की सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 प्रोविजंस जो हैं CRPC के दैट इज सेक्शन 82 to 85 अप्लाई होंगे प्रोक्लेमेशन पे एब्सकॉन्डिंग पर्सन की और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की। यहाँ पे डिटेंशन ऑर्डर को ट्रीट किया जाएगा एज अ वारंट जो मजिस्ट्रेट ने इशू किया है। पनिशमेंट क्या होगी नॉन कंप्लायंस की, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक की या फाइन या दोनों हो सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे पर्सन जो है अगर वो प्रूव करता है कि ये पॉसिबल नहीं था उसके लिए कंप्लाई करना, प्लस वो इन्फॉर्म करता है अथॉरिटीज़ को अपना रीज़न और उसकी लोकेशन, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नेचर क्या है ऑफेंस का, सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 यहाँ पे ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के।
फोर्थ पॉइंट आ गया यहाँ पे, नेचर क्या होगा ऑफेंस का, दिया गया है सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में। यहाँ पे ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल का मतलब है यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है उस पर्सन को बिना वारंट के। तो नेचर होगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में दिया गया है, कॉग्निजेबल होगा, आपको याद रखना है। कॉग्निजेबल का मतलब है अरेस्ट हो सकता है बिना वारंट के। सेक्शन 8 बात करता है ग्राउंड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, डिस्क्लोज किए जाएंगे पर्सन को जो अफेक्टेड है उस ऑर्डर से। पहला आ गया ड्यूटी है इन्फॉर्म करने की ग्राउंड्स को, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1। अथॉरिटी इन्फॉर्म करेगी डिटेन पर्सन को ग्राउंड्स जो हैं डिटेंशन के एज सून एज पॉसिबल, नॉर्मली विद इन 5 डेज, एक्सेप्शनल केसेस में 15 डेज के अंदर, रिटर्न रीजंस के साथ। राइट है रिप्रेजेंटेशन का, डिटेन पर्सन को दिया जाएगा अर्लियर अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंटेशन देने की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, सेक्शन 8 सबसेक्शन 2। अथॉरिटी रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोज करने के लिए सर्टेन फैक्ट्स अगर डिस्क्लोजर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है ग्राउंड्स की। ग्राउंड्स जो हैं ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ डिटेंशन के या डिटेंशन ऑर्डर के, वो डिस्क्लोज किए जाएंगे उस पर्सन को जो अफेक्टेड है। पहला आ गया यहाँ पे ड्यूटी है इन्फॉर्म करने की, ड्यूटी है इन्फॉर्म करने की ग्राउंड्स को, ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 में। यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो इन्फॉर्म करेगी डिटेन्ड पर्सन को ग्राउंड्स जो हैं डिटेंशन के उसके बारे में। कब करेगी, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। नॉर्मली जो है 5 डेज़ के अंदर, अगर एक्सेप्शनल केसेस में 15 डेज़ के अंदर, वो भी रिटर्न रीजंस के साथ। दूसरा है यहाँ पे राइट है रिप्रेजेंटेशन का, डिटेन्ड पर्सन को जो है अर्ली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोज करना फैक्ट्स को अगर वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 8 की क्या ग्राउंड्स हैं ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ डिटेंशन के डिस्क्लोज कि वो डिस्क्लोज किए जाएंगे अफेक्टेड पर्सन को, जो ग्राउंड्स हैं। ड्यूटी है इन्फॉर्म करने की ग्राउंड, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 में दिया गया है कि जो अथॉरिटी है वो इन्फॉर्म करेगी डिटेन्ड पर्सन को उसके जो ग्राउंड्स हैं डिटेंशन के, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जितना पॉसिबल है 5 डेज़ के अंदर अंदर, नॉर्मली एक्सेप्शन में 15 डेज़ के अंदर अंदर एक रिटर्न रीज़न के साथ। फिर आ गया राइट है रिप्रेजेंटेशन का, अर्ली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी रिप्रेजेंट करने की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। एक्सेप्शन क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोज करना फैक्ट्स अगर वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी बोर्ड्स का। फॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड की सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 इसकी बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड है एक्ट के अंदर। कॉम्पोजिशन बोर्ड का सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, हर एक एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट करती है 3 मेंबर्स को, हु आर, कौन है, हैव बीन, रह चुके हैं, और कौन क्वालिफाइड हैं हाई कोर्ट जजेस के, टू बी हाई कोर्ट जजेस। मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, एक मेंबर जो है अपॉइंट किया जाता है एज चेयरमैन, वो जो है सिटिंग या फॉर्मर हाई कोर्ट जज होना चाहिए। स्पेशल रूल्स यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, अगर एक मेंबर जज है स्टेट हाई कोर्ट का तो अपॉइंटमेंट जो है रिक्वायर करेगी प्रायर अप्रूवल उस कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड की। सबसे पहले आ गया हमारे पास फॉर्मेशन उस एडवाइजरी बोर्ड की। स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड्स जब भी रिक्वायर्ड होंगे एक्ट के अंडर। सेकंड आ गया कॉम्पोजिशन क्या है इन बोर्ड्स का, कौन कौन होंगे। हर एक उसमें जो है हमारे पास 3 मेंबर्स होंगे। क्वालिफिकेशन क्या होगी उन मेंबर्स की, क्वालिफिकेशन होगी हु आर,
जो हैं हैव बीन रह चुके हैं या फिर आर क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड हैं टू बी हाई कोर्ट जजेस, वो जो हैं मेंबर्स रह सकते हैं। ये मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट यहाँ पे कैसे होगा? एक मेंबर को जो है चुना जाएगा एज चेयरमैन, और ये जो है सिटिंग हाल फिलहाल होने चाहिए या फिर फॉर्मर हाई कोर्ट जज होने चाहिए। स्पेशल रूल क्या है यहाँ पे? स्पेशल रूल है यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, अगर यहाँ पे मेंबर जो है वो जज है किसी स्टेट हाई कोर्ट का, तो यहाँ पे प्रायर उसके अपॉइंटमेंट के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। इसमें आ गया फॉर्मेशन जो है एडवाइजरी बोर्ड का। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड जब भी रिक्वायर्ड है एक्ट के अंदर। कॉम्पोजिशन 3 मेंबर्स होंगे। क्वालिफिकेशन अभी हाल फिलहाल हैं, रह चुके हैं या क्वालिफाइड हैं टू बी हाई कोर्ट जजेस। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। फिर आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। यहाँ पे आ गया एक मेंबर को चेयरमैन के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, वो सिटिंग या फॉर्मर हाई कोर्ट जज होने चाहिए। स्पेशल रूल यूनियन टेरिटरीज़ के लिए यहाँ पे मेंबर जो है वो जज, अगर जज होगा यहाँ पे किसी स्टेट हाई कोर्ट का प्रायर अप्रूवल चाहिए कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 10 रेफरेंस टू एडवाइजरी बोर्ड्स। मैंडेटरी रेफरेंस टू एडवाइजरी बोर्ड, किसी भी डिटेंशन केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर करेगी मैटर को एडवाइजरी बोर्ड को। टाइम लिमिट रेफरेंस दिया जाना चाहिए विद इन 3 वीक्स 21 डेज डेट ऑफ डिटेंशन से। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट किए जाएंगे? गवर्नमेंट जो है प्लेस करेगी बिफोर एडवाइजरी बोर्ड। ग्राउंड्स क्या हैं डिटेंशन के? रिप्रेजेंटेशन तो दी गई है डिटेन्ड पर्सन के द्वारा अगर कोई है। एडिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिटेंशन ऑर्डर दिया जाएगा ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा, जैसे डीएम या सीपी। ऑफिसर्स की रिपोर्ट को जो है सबमिट किया जाएगा। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है रेफरेंस टू एडवाइजरी बोर्ड। सबसे पहला पॉइंट आ गया यहाँ पे, हर एक डिटेंशन के केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो रेफ़र करेगी मैटर एडवाइजरी बोर्ड को। सेकंड बात करता है टाइम लिमिट की। रेफरेंस किया जाना चाहिए 3 वीक्स के अंडर या फिर 21 डेज जो हैं डेट ऑफ डिटेंशन से। तीसरा आ गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाएंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड के सामने ग्राउंड्स बताएगी क्या क्या ग्राउंड्स है डिटेंशन के, और रिप्रेजेंटेशन अगर डिटेन्ड पर्सन के द्वारा अगर कोई की गई है। फिर आ गया एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर यहाँ पे डिटेंशन ऑर्डर किया गया है ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा, तो यहाँ पे ऑफिसर की जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट की जाएगी। तो इसमें आ गया सेक्शन 10 हमारे पास रेफरेंस टू एडवाइजरी बोर्ड। यहाँ पे आ गया कि डिटेंशन केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर करेगी मैटर को एडवाइजरी बोर्ड को। टाइम लिमिट आ गया विद इन 3 वीक्स दैट इज़ 21 डेज डेट ऑफ डिटेंशन से। डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट किए जाएंगे? ग्राउंड्स जो है डिटेंशन के, रिप्रेजेंटेशन जो है अगर कोई की गई है डिटेन्ड पर्सन के द्वारा। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? अगर डिटेंशन ऑर्डर जो है वो दिया गया है ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा, तो यहाँ पे ऑफिसर की रिपोर्ट। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 11 जो कि बात करता है प्रोसीजर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड्स की। क्या प्रोसीजर है एडवाइजरी बोर्ड्स का? सबसे पहला पॉइंट है एग्जामिनेशन बाय एडवाइजरी बोर्ड। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 बात करता है एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करता है मटेरियल और जो ग्राउंड्स हैं डिटेंशन के, सीख कर सकता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से, किसी पर्सन से या डिटेन्ड पर्सन से, सुन सकता है डिटेन्ड पर्सन को पर्सनली अगर नेसेसरी है या फिर पर्सन रिक्वेस्ट करता है। टाइम लिमिट क्या है? सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट विद इन 7 डेज जो डेट ऑफ डिटेंशन है उससे। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 11 जो कि बताता है प्रोसीजर के बारे में। किसका प्रोसीजर? प्रोसीजर एडवाइजरी बोर्ड का। सबसे पहला आ गया हमारे पास एग्जामिनेशन एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा बाय एडवाइजरी बोर्ड। यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड जो है वो क्या कर सकता है? वो रिव्यू कर सकते हैं मटेरियल को एंड क्या ग्राउंड्स हैं डिटेंशन के। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं किससे? गवर्नमेंट से,
किसी पर्सन से या फिर जो डिटेन्ड पर्सन है उससे। फिर आ गया सुन सकते हैं, हियरिंग का मौका दे सकते हैं डिटेन्ड पर्सन को पर्सनली, उसको पर्सनली बुला के उसके साइड ऑफ स्टोरी सुन सकते हैं। किन केसेस में? पहला, अगर नेसेसरी है ऐसा करना, दूसरा अगर वो पर्सन खुद ही रिक्वेस्ट करता है। टाइम लिमिट यहाँ पे क्या होगी? टाइम लिमिट होगी हमारे पास, जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है 7 वीक्स के अंदर अंदर डेट ऑफ डिटेंशन से। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 11 जो कि बात करता है प्रोसीजर एडवाइजरी बोर्ड का। एग्जामिनेशन बाय एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करती है मटेरियल को और जो ग्राउंड्स हैं डिटेंशन के, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो सीख कर सकती है गवर्नमेंट से, किसी पर्सन से या डिटेन्ड पर्सन से। सुन सकती है डिटेन्ड पर्सन को पर्सनली अगर ऐसा करना नेसेसरी है या फिर पर्सन ने रिक्वेस्ट की है। टाइम लिमिट आ गया, टाइम लिमिट होगी विदिन 7 वीक्स डेट ऑफ डिटेंशन से। सेकेंड आ गया हमारे पास ओपिनियन क्या है बोर्ड का। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 रिपोर्ट क्लियरली स्टेट करती है कि वेदर कोई सफिशिएंट कॉज है डिटेंशन का या फिर नहीं है। डिसीजन बाय मेजॉरिटी सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 अगर मेंबर्स डिफर करते हैं मेजॉरिटी ओपिनियन को ट्रीट किया जाएगा एज फाइनल डिसीजन। फोर्थ आ गया कोई राइट नहीं है टू लॉयर या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 डिटेन्ड पर्सन रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है एक लॉयर के द्वारा। प्रोसीडिंग और रिपोर्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल होंगी एक्सेप्ट जो फाइनल ओपिनियन है। सेकंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास ओपिनियन क्या है बोर्ड का। यहाँ पे जो है जो रिपोर्ट होगी वो क्लियरली स्टेट करेगी कि वहाँ पे सफिशिएंट कॉज है डिटेंशन का या फिर नहीं है। फिर आ गया डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो जहाँ पे डिसीजन लेने में अगर जो मेंबर्स हैं वो डिफ़र करते हैं तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी का डिसीजन है उसको ही फाइनल माना जाएगा। फिर आ गया फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे जो डिटेन्ड पर्सन है उसके पास कोई राइट नहीं है रिप्रेजेंट किए जाने का लॉयर के द्वारा। इसमें आ गया जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल हैं एक्सेप्ट फाइनल डिसीजन। सेकेंड पॉइंट आ गया ओपिनियन ऑफ द बोर्ड। इसमें आ गया रिपोर्ट क्लियरली स्टेट करेगी वेदर सफिशिएंट कॉज है डिटेंशन का या फिर नहीं है। डिसीजन अगर डिफर करता है मेंबर्स का मेजॉरिटी का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। डिटेन्ड पर्सन के पास कोई राइट नहीं है रिप्रेजेंट किए जाने का लॉयर के द्वारा। जो प्रोसीडिंग्स हैं या फिर जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल हैं एक्सेप्ट फाइनल डिसीजन के। फिर आ गया सेक्शन 12 हमारे पास एक्शन जिसके ऊपर एक्शन अपॉन द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। क्या एक्शन लिया जा सकता है रिपोर्ट पे एडवाइजरी बोर्ड के? जब बोर्ड सपोर्ट करता है डिटेंशन को सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 अगर एडवाइजरी बोर्ड सफिशिएंट कॉज देता है डिटेंशन का, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कंफर्म कर सकती है डिटेंशन ऑर्डर को, कंटिन्यू कर सकती है डिटेंशन एक पीरियड के लिए जो कंसिडर करती है एप्रोप्रिएट। जब बोर्ड रिजेक्ट करता है डिटेंशन को सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करना है? उसको रिवोक करना है डिटेंशन ऑर्डर को, रिलीज करना है पर्सन को इमीडिएटली। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 12। सेक्शन 12 किसकी बात करता है? सेक्शन 12 बात करता है क्या एक्शन लिया जाएगा अपॉन जो रिपोर्ट है एडवाइजरी बोर्ड की। इसमें आ गया हमारे पास 2 केसेस हैं। सबसे पहला है हमारे पास जब बोर्ड सपोर्ट करती है डिसीजन को, बोर्ड जो है वो सपोर्ट करती है डिटेंशन को। सेकंड आ गया जो बोर्ड रिजेक्ट करती है डिटेंशन को। इसमें आ गया हमारे पास जब सपोर्ट करती है, अगर यहाँ पे सफिशिएंट कॉज मिल गया है डिटेंशन का तो क्या होगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? कंफर्म करेगी डिटेंशन ऑर्डर को, कंफर्म करेगी डिटेंशन ऑर्डर को। सेकंड आ गया कंटिन्यू करेगी डिटेंशन इतने पीरियड के लिए जो उसको एप्रोप्रिएट लगता है। फिर आगे अगर बोर्ड रिजेक्ट करता है डिटेंशन को, यहाँ पे अगर कोई सफिशिएंट कॉज जो है वो नहीं मिला है,
इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या करना है, यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सबसे पहले रिवोक करना है डिटेंशन ऑर्डर को और रिलीज करना है पर्सन को इमीडिएटली। तो इसमें आ गया सेक्शन 12, क्या एक्शन लिया जाएगा जब रिपोर्ट सबमिट की जाती है एडवाइजरी बोर्ड की। दो केसेस में हम इसको पढ़ेंगे, जब बोर्ड सपोर्ट करता है डिटेंशन को, जब बोर्ड रिजेक्ट करता है डिटेंशन को। अगर सफिशिएंट कॉज है डिटेंशन का तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंफर्म करेगी डिटेंशन ऑर्डर को और कंटिन्यू करेगी डिटेंशन एक पीरियड के लिए जो एप्रोप्रिएट होगा। अगर कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है डिटेंशन का, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिवोक करेगी डिटेंशन ऑर्डर को और रिलीज करेगी पर्सन को इमीडिएटली। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 13 जो कि बात करता है मैक्सिमम पीरियड डिटेंशन का। पहला आ गया मैक्सिमम ड्यूरेशन डिटेंशन की। एक पर्सन को डिटेन किया जा सकता है मैक्सिमम 12 महीने के लिए डेट ऑफ डिटेंशन से, ओनली आफ्टर डिटेंशन ऑर्डर कंफर्म किया गया है अंडर सेक्शन 12। पावर क्या है, रिवोक करने की या मॉडिफाई करने की प्रोवाइजो है हमारे पास। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है डिटेंशन ऑर्डर को या फिर मॉडिफाई कर सकती है किसी भी टाइम पे 12 मंथ की लिमिट से पहले। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 13 जो कि बात करता है मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन। मैक्सिमम पीरियड क्या है डिटेंशन का, सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास क्या मैक्सिमम पीरियड है डिटेंशन का, ये है हमारे पास 12 महीने का। कब से, जो डेट है डिटेंशन की वहाँ से। या फिर आ गया हमारे पास दूसरा, जब डिटेंशन ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाता है अंडर सेक्शन 12। सेकेंड आ गया क्या पावर है यहाँ पे रिवोक और मॉडिफाई करने की। यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो रिवोक कर सकती है या फिर मॉडिफाई कर सकती है इसको, जो डिटेंशन ऑर्डर है इसको किसी भी टाइम पे बिफोर 12 मंथ लिमिट, जो 12 महीने की लिमिट है उससे पहले जो है किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकती है, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकती है। सेक्शन 13 बात करता है मैक्सिमम पीरियड डिटेंशन का। मैक्सिमम है यहाँ पे 12 महीने का टाइम डेट ऑफ डिटेंशन से और या फिर ओनली आफ्टर डिटेंशन ऑर्डर कंफर्म किया गया है सेक्शन 12 के अंडर। फिर आ गया पावर है यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की कि वो डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है किसी भी टाइम पे बिफोर 12 मंथ की पीरियड के। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 14 रिवोकेशन डिटेंशन ऑर्डर का। पावर रिवोक करने की, मॉडिफाई करने की। डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक या मॉडिफाई किया जा सकता है किसी भी टाइम पे ऑर्डर्स बाय, अगर ऑर्डर दिया जाता है ऑफिसर के द्वारा, अगर दिया गया है डीएम या फिर कमिश्नर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, रिवोक किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑर्डर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट रिवोक किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 14 जो कि बात करता है रिवोकेशन डिटेंशन ऑर्डर का। रिवोकेशन डिटेंशन ऑर्डर का किसी भी टाइम पे इसमें बोला गया है, जो पहला पॉइंट है पावर का, डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक किया जा सकता है या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। सबसे ए आ गया इसमें हमारे पास जहाँ पे ऑर्डर्स हैं बाय ऑफिसर, अगर ये किया गया है डीएम के द्वारा या फिर कमिश्नर के द्वारा तो इसको कौन रिवोक कर सकता है, इसको रिवोक कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। बी आ गया, अगर यहाँ पे ऑर्डर है बाय स्टेट गवर्नमेंट तो रिवोक किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यह आप अपना अच्छे से याद रखेंगे, ये वाला सेक्शन बहुत ही डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड यहाँ से एक क्वेश्चन अच्छा सा बन सकता है, तो इस सेक्शन को हम अच्छे से करेंगे। रिवोकेशन डिटेंशन ऑर्डर का, डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक या मॉडिफाई किया जा सकता है किसी भी टाइम पे अगर ऑर्डर ऑफिसर के द्वारा है, दैट इज़ डीएम के द्वारा या कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा। रिवोक किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिवोक किया जा सकता है। सेकेंड आ गया हमारे पास फ्रेश डिटेंशन ऑर्डर कब अलाउड है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 2। इवन इफ डिटेंशन ऑर्डर एक्सपायर हो जाता है या रिवोक हो जाता है, एक नया डिटेंशन ऑर्डर इशू किया जा सकता है सेम पर्सन के अगेंस्ट। लिमिटेशन क्या है फ्रेश ऑर्डर पे प्रोवाइजो, कोई नया फैक्ट अराइज नहीं होता है अर्लियर ऑर्डर के बाद। जो टोटल डिटेंशन पीरियड है ओल्ड या फिर न्यू वो एक्सीड नहीं कर सकता है 12 महीने के पीरियड को, उस डेट से जो फर्स्ट डिटेंशन की डेट है वहाँ से।
सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास फ्रेश डिटेंशन ऑर्डर अलाउड है। इसमें आ गया हमारे पास कि अगर डिटेंशन ऑर्डर एक्सपायर कर जाता है या फिर रिवोक कर जाता है तो यहाँ पे नया डिटेंशन ऑर्डर इशू किया जा सकता है सेम पर्सन के अगेंस्ट। फिर आ गया तीसरा हमारे पास क्या लिमिटेशन है जो फ्रेश ऑर्डर है इस पे, कोई अगर नया फैक्ट अराइज नहीं होता है, नो न्यू फैक्ट अराइज अर्लियर ऑर्डर से, तो जो टोटल डिटेंशन है दैट इज़ ओल्ड वाला प्लस न्यू वाला वो एक्सीड नहीं कर सकता है 12 महीने का टाइम पीरियड उस डेट से जब फर्स्ट डिटेंशन हुआ था। तो इसमें आ गया फ्रेश डिटेंशन ऑर्डर। अगर डिटेंशन ऑर्डर एक्सपायर हो जाता है, रिवोक हो जाता है, नया डिटेंशन ऑर्डर इशू किया जा सकता है सेम पर्सन के अगेंस्ट। क्या लिमिटेशन है नए डिटेंशन ऑर्डर पे, अगर कोई नया फैक्ट सामने या अराइज नहीं हुआ है तो यहाँ पे जो टोटल डिटेंशन है पुराने वाला प्लस नए वाला वो 12 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड एक्सीड नहीं करेगा उस डेट से जब फर्स्ट डिटेंशन हुआ था। इसमें आ गया नेक्स्ट सेक्शन 14A सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे पर्सन्स को डिटेन किया जा सकता है पीरियड्स के लिए जो लॉन्गर है 3 महीने का बिना ऑब्टेन किए ओपिनियन एडवाइजरी बोर्ड का। तो कहाँ पे एक्सीड हो सकती है 3 महीने की लिमिट बिना ओपिनियन के एडवाइजरी बोर्ड के। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्शन टू नॉर्मल रूल सेक्शन 14A सबसेक्शन 1। नॉर्मली जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा का वो रिक्वायर करता है एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन। एक्सेप्शन है स्पेशल केसेस में पर्सन को डिटेन किया जा सकता है 6 महीने के लिए बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के। एप्लीकेबल कंडीशन डिटेंशन जो है वो बिफोर 8 जून 1989 हुआ है और डिस्टर्ब्ड एरिया में हुआ है और प्रिवेंट करने के लिए इंटरफेरेंस एक्शन के साथ अगेंस्ट टेररिस्ट या डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ या फिर एक्ट्स जो हार्मफुल हैं डिफेंस ऑफ इंडिया को, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या इंडिया को, पब्लिक ऑर्डर या एसेंशियल सप्लाईज या सर्विसेज को। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 14A। सेक्शन 14A बात करता है किन सर्कमस्टांसेस में किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए बिना ऑब्टेन किए ओपिनियन जो है एडवाइजरी बोर्ड का। पहला आ गया इसमें हमारे पास ये एक एक्सेप्शन है नॉर्मल रूल से। नॉर्मल रूल क्या है कि 3 महीने का ही डिटेंशन हो सकता है, उसके बाद जो है वो रिक्वायर करता है ओपिनियन एडवाइजरी बोर्ड का। एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन है स्पेशल केसेस में पर्सन को 6 महीने तक डिटेन किया जा सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के। एप्लीकेबल कंडीशंस कौन कौन सी जो कंडीशंस है जहाँ पे ये किया जा सकता है। डिटेंशन जो है सबसे पहले होना चाहिए किस डेट से पहले, बिफोर 8 जून 1989 एंड है मतलब सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, प्लस वो डिस्टर्ब्ड एरिया में है, प्लस ये चीज़ की गई है प्रिवेंट करने के लिए। किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इंटरफेरेंस किसी टेररिस्ट या डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ के एक्शन के अगेंस्ट। दूसरा अगर ये हार्मफुल है डिफेंस जो है इंडिया का उसके अगेंस्ट, सिक्योरिटी जो है स्टेट की, पब्लिक ऑर्डर या असेंशियल सप्लाईज या सर्विसेज को लेके। तो सेक्शन 14A बात करता है सर्कमस्टांसेस जहाँ पे पर्सन को डिटेन किया जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा बिना ओपिनियन के एडवाइजरी बोर्ड की। ये रूल एक एक्सेप्शन है, 3 महीने तक आप रख सकते हैं डिटेंशन में, उसके बाद रिक्वायरमेंट होगी एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन की। एक्सेप्शन है स्पेशल केसेस में 6 महीने तक डिटेंशन कर सकते हैं बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन की। कौन कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल है, डिटेंशन होना चाहिए बिफोर 8 जून 1989 डेट याद रखेंगे, प्लस ये डिस्टर्ब्ड एरिया में होना चाहिए, प्लस ये प्रिवेंट करने के लिए होना चाहिए, इंटरफेरेंस एक एक्शन के साथ जो टेररिस्ट या डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट किया गया है, या फिर ये एक्ट हार्मफुल है डिफेंस ऑफ इंडिया को लेके, सिक्योरिटी जो है स्टेट की, पब्लिक ऑर्डर, फिर आ गया असेंशियल सप्लाईज या फिर सर्विसेज को लेके। मीनिंग क्या है यहाँ पे की टर्म्स का, डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है लॉज के अंडर, जैसे कि पंजाब डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1983, चंडीगढ़ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1983, टेररिस्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ डिफाइन किए गए हैं टाडा ऑर्डिनेंस 1987 में।
चेंजेस क्या है टाइम लिमिट में? सेक्शन 14A सबसेक्शन 2 ये सेक्शन मॉडिफाई करता है नॉर्मल प्रोविजंस को। सेक्शन 3 का अप्रूवल टाइम है 10 डेज, 15 डेज हो जाएगा, 15 डेज 20 डेज। रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 दिन की जगह 15 दिन में जाएगी। सेक्शन 8 जो कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड की बात करता है 10 दिन हो जाएगा 10 दिन का हो जाएगा 15 दिन। तो इसमें आ गया सेकेंड हमारे पास जो की टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है। सबसे पहले है डिस्टर्ब्ड एरिया, जो लॉ के अंडर यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। एग्जाम्पल जैसे पंजाब डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1983, इसके अलावा चंडीगढ़ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1983। सेकेंड बात करता है जो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको कहाँ डिफाइन किया गया है, उनको टाडा ऑर्डिनेंस 1987 के अंदर डिफाइन किया गया है। तीसरा आ गया क्या चेंजेस हैं टाइमलाइन में, तो टाइमलाइन जो दी गई है नॉर्मल उनमें चेंजेस हैं। सबसे पहले है हमारे पास जैसे सेक्शन 3 में जो टाइमलाइंस हैं 10 डेज़ की जगह हो गया हमारे पास 15 डेज़, 15 डेज़ की जगह माना जाएगा 20 डेज़, और जो रिपोर्ट सेंड करनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो 7 डेज़ में जो करनी थी वो हो गया 15 डेज़। भी आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 8 की बात की जा रही है कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड का। यहाँ पे जो 10 दिन का टाइम पीरियड था उसको 15 दिन के लिए 15 दिन माना जाएगा। इसमें आ गया की टर्म्स, यहाँ पे जो डिस्टर्ब्ड एरिया है जो लॉ के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं, जैसे कि पंजाब डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1983, चंडीगढ़ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1983। टेररिस्ट और जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो डिफाइन की गई हैं टाडा ऑर्डिनेंस 1987 के अंदर। फिर आ गया चेंजेस जो है टाइमलाइन में, सेक्शन 3 में जो टाइमलाइंस हैं 10 दिन को 15 दिन माना गया है, 15 दिन को 20 दिन माना जाएगा। यहाँ पे रिपोर्ट जो सेंड करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो 7 दिन के अंदर अंदर करनी थी वो 15 दिन के अंदर अंदर करनी है। फिर आ गया सेक्शन 8 हमारे पास 10 दिन का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे 15 दिन का टाइम पीरियड माना जाएगा। सेक्शन 10 जो रेफरेंस है एडवाइजरी बोर्ड को 3 वीक्स का जो टाइम है उसमें 4 महीने प्लस 2 वीक का टाइम माना जाएगा। सेक्शन 11 बोर्ड की रिपोर्ट जो 7 वीक्स में जानी थी 5 महीने प्लस 3 वीक्स में जाएगी। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 12 फोकस शिफ्ट हो जाता है कंटिन्यू डिटेंशन पे। सेक्शन 13 मैक्सिमम पीरियड जो 12 महीने का था वो 2 महीने का वहाँ पे होगा। सेक्शन 14 जो 12 मंथ्स की लिमिट थी वो 2 साल की लिमिट मानी जाएगी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सी में सेक्शन 10 में जो टाइम था जो 3 वीक्स का टाइम था वो बन जाएगा 4 मंथ्स प्लस 2 वीक्स का टाइम। डी आ गया सेक्शन 11 में जो बोर्ड की रिपोर्ट थी 7 वीक्स का जो टाइम था वो हो जाएगा 5 मंथ्स प्लस 3 वीक्स का टाइम। ई आ गया सेक्शन 12 हमारे पास ये फोकस करता है कंटिन्यू डिटेंशन पे। इसमें एफ आ गया हमारे पास सेक्शन 13 में जो मैक्सिमम पीरियड 12 महीने का है वो माना जाएगा 2 साल का। इसमें जी आ गया सेक्शन 14 में जो 12 मंथ्स की लिमिट है वो अब मानी जाएगी 2 साल की लिमिट। सेक्शन 10 में जो हमारे पास टाइम पीरियड है 3 वीक का वो माना जाएगा 4 महीने प्लस 2 वीक का। सेक्शन 11 में बोर्ड की रिपोर्ट जो 7 वीक्स में जानी थी वो 5 महीने प्लस 3 वीक्स में जा सकती है। सेक्शन 12 में बात जो फोकस की बात होगी वो होगी कंटिन्यू डिटेंशन की। सेक्शन 13 में जो मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ का बताया गया है वो 2 साल का माना जाएगा। सेक्शन 14 में जो 12 मंथ्स की लिमिट है वो 2 साल की लिमिट मानी जाएगी। फिर आ गया नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर 15 जो कि बात करता है टेम्परेरी रिलीज पर्सन्स का जो डिटेन्ड है। पावर टेम्परेरी रिलीज की किसके पास है? सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिलीज कर सकती है डिटेन्ड पर्सन को टेम्परेरीली एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। रिलीज हो सकता है बिना कंडीशंस के या फिर बिना विद कंडीशंस एक्सेप्ट की गई हैं पर्सन के द्वारा। गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है रिलीज को किसी भी टाइम पे। बॉन्ड रिक्वायरमेंट सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 गवर्नमेंट रिक्वायर कर सकती है पर्सन को कि वो एग्जीक्यूट करे एक बॉन्ड को विद और विदाउट श्योरिटीज। पर्पस क्या है? इंश्योर करना कंप्लायंस कंडीशंस के साथ। सेक्शन 15 जो है वो बात करता है टेम्परेरी रिलीज की ऑफ पर्सन्स जो डिटेन्ड है। सबसे पहला आगे किसके पास पावर है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो रिलीज कर सकती है पर्सन को टेम्परेरली प्लस स्पेसिफाइड पीरियड के लिए।
रिलीज़ कैसे हो सकता है, यहाँ पे जो रिलीज़ है वो हो सकता है विद कंडीशंस या फिर विदाउट कंडीशंस, दोनों। यहाँ पे कंडीशंस के साथ हुआ है तो वो एक्सेप्ट की जानी चाहिए पर्सन के द्वारा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है जिसने रिलीज़ किया है वो कभी भी कैंसिल कर सकती है इस रिलीज़ को एनी टाइम। सेकेंड आ गया बॉन्ड की क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो बॉन्ड रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट रिक्वायर कर सकती है एक पर्सन को कि वो एग्जीक्यूट करे एक बॉन्ड को विद और विदाउट श्योरिटीज। विद और विदाउट श्योरिटीज पर्पस क्या है, इंश्योर करना कंप्लायंस कंडीशंस के साथ। सेक्शन 15 आ गया टेम्परेरी रिलीज पर्सन का जो डिटेन्ड है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है टेम्परेरली रिलीज़ कर सकती है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। रिलीज़ यहाँ पे विद और विदाउट कंडीशंस हो सकता है। विद में आ गया एक्सेप्ट किए गए हैं पर्सन के द्वारा। गवर्नमेंट कभी भी कैंसिल कर सकती है इस रिलीज़ को एनी टाइम। बॉन्ड रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर सकती है बॉन्ड को विद और विदाउट श्योरिटीज़। ड्यूटी क्या है सरेंडर करने की। रिलीज्ड पर्सन जो है सरेंडर करेगा स्पेसिफाइड टाइम प्लेस अथॉरिटी पे जो मेंशन किया गया है रिलीज में या फिर कैंसिलेशन ऑर्डर में। पनिशमेंट जो है फॉर फेलियर टू सरेंडर, अगर पर्सन फेल हो जाता है सरेंडर करने में विदाउट वैलिड रीजन, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की, फाइन या फिर दोनों। फिफ्थ आ गया ब्रीच ऑफ कंडीशंस अगर हुई हैं, अगर पर्सन वायलेट करता है कंडीशंस बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा। पर्सन या श्योरिटीज अगर कोई हैं वो पे करेंगी पेनल्टी को। तो इसमें तीसरा पॉइंट आ गया, यहाँ पे ड्यूटी है सरेंडर करने की। रिलीज्ड पर्सन जो है यहाँ पे वो सरेंडर करेगा स्पेसिफाइड टाइम पे, प्लेस पे या उस अथॉरिटी को जो मेंशन किया गया था जब उसको रिलीज किया गया था उस ऑर्डर में, या फिर जो उसका अगर कैंसिलेशन ऑर्डर पे है तो उस कैंसिलेशन ऑर्डर में। फोर्थ आ गया पनिशमेंट क्या हो गई अगर फेल हो जाएगा सरेंडर करने से बिना किसी वैलिड रीज़न के, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल तक की, फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। फिफ्थ आ गया अगर कोई कंडीशन को ब्रीच कर दिया है तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो फॉरफिट हो जाएगा और यहाँ पे पेनल्टी पे की जाएगी पर्सन या श्योरिटी के द्वारा। पर्सन या अगर कोई श्योरिटी है तो उसके द्वारा। तीसरा आ गया ड्यूटी है सरेंडर करने की। यहाँ पे अगर पर्सन को रिलीज़ किया गया है तो वो सरेंडर करेगा स्पेसिफाइड टाइम पे, प्लेस पे या अथॉरिटी पे जो मेंशन किया गया है रिलीज़ या फिर कैंसिलेशन ऑर्डर में। पनिशमेंट आ गई इसमें हमारे पास, अगर फेल हो जाते हैं सरेंडर करने से इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की, फाइन या फिर दोनों। ब्रीच जो है कंडीशंस का, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो फॉरफिट हो जाएगा और यहाँ पे पेनल्टी पे करनी है पर्सन को या उसके श्योरिटी को। सेक्शन 16 जो है वहाँ पे बात करती है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। प्रोटेक्शन उस एक्शन की जो गुड फेथ में लिया गया है। प्रोटेक्शन टू गवर्नमेंट, कोई लीगल प्रोसीडिंग, सूट, केस एक्सेट्रा फाइल नहीं हो सकता है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एक्ट के लिए जो गुड फेथ में किया गया है। प्रोटेक्शन इंडिविजुअल्स को कोई सूट या प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जा सकता है किसी ऑफिसर या पर्सन के अगेंस्ट उन एक्शंस के लिए जो गुड फेथ में किया गया है या इंटेंडेड है कि वो किया जाए गुड फेथ में। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 16 प्रोटेक्शन उन एक्शन की जो गुड फेथ में किए गए हैं। सबसे पहला आ गया यहाँ पे, वैसे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। सबसे पहली प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट को, सेकंड आ गई ये जो प्रोटेक्शन है इंडिविजुअल्स को। गवर्नमेंट में आ गया कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, सूट, केस फाइल नहीं किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर गुड फेथ में उन्होंने एक्ट किया है। इंडिविजुअल में आ गया हमारे पास कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं होगी किसी ऑफिसर या किसी पर्सन के अगेंस्ट जिसने गुड फेथ में कोई काम किया है कि या यहाँ पे इंटेंशन था गुड फेथ का। सेक्शन 16 बात करता है प्रोटेक्शन उन एक्शन की जो गुड फेथ में किए गए हैं। गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन, कोई लीगल प्रोसीडिंग, सूट, केस फाइल कुछ भी नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर गुड फेथ में एक्ट किया गया है। फिर आ गया यहाँ पे कोई सूट या प्रोसिक्यूशन नहीं इनिशिएट किया जाएगा अगर किसी भी ऑफिसर या पर्सन के अगेंस्ट जिसने गुड फेथ में कुछ किया है या यहाँ पे इंटेंशन है उसका करने का।
फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 17, एक्ट जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू डिटेंशन स्टेट लॉ के अंडर। नॉन एप्लीकेबिलिटी है एग्जिस्टिंग स्टेट डिटेंशंस पे, एक्ट अप्लाई नहीं करेगी डिटेंशन ऑर्डर्स जो स्टेट लॉ के अंडर दिए गए हैं या ऑलरेडी इन फोर्स में हैं कमेंसमेंट से पहले नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 के। ये पर्सन कंटिन्यू होंगे कि इनको गवर्न किया जाएगा सेम स्टेट लॉ के अंडर या फिर स्टेट इनैक्टमेंट जो रिप्लेस कर रही है उस लॉ को या ऑर्डिनेंस को। कंटिन्यूएशन अंडर स्टेट लॉ, इवन इफ एक स्टेट ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया गया है एक्ट के द्वारा, डिटेंशन कंटिन्यू होगा न्यू स्टेट लॉ के अंडर। इसको ट्रीट किया जाएगा एज इफ ये जो एक्ट है NSA ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 17। सेक्शन 17 में आ गया हमारे पास एक्ट का जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू डिटेंशन अंडर स्टेट लॉज। इसमें सबसे पहले आ गया कि ये जो है एक्ट ये अप्लाई नहीं होगी उन डिटेंशन ऑर्डर्स पे जो दिए गए हैं स्टेट लॉ के अंडर या फिर ऑलरेडी इन फोर्स में थे जब कमेंसमेंट हुई है नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 की। फिर आगे ये जो पर्सन्स हैं ये कंटिन्यू होंगे कि सेम स्टेट लॉ से गवर्न होंगे या फिर स्टेट इनैक्टमेंट से जो रिप्लेस करेगा इन लॉ को या फिर ऑर्डिनेंस को। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास कंटिन्यूएंस होगा अंडर स्टेट लॉ। इसमें आ गया इवन इफ स्टेट ऑर्डिनेंस जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है एक्ट के द्वारा, डिटेंशन जो है यहाँ पे कंटिन्यू होगा जो न्यू स्टेट लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग। इनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सेक्शन 17 बात करता है एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा डिटेंशन पे अंडर स्टेट लॉज। यहाँ पे ये जो एक्ट है अप्लाई नहीं करेगी डिटेंशन ऑर्डर पे जो दिए गए हैं स्टेट लॉ के अंडर या ऑलरेडी फोर्स में थे कमेंसमेंट से पहले नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 के। यहाँ पे पर्सन्स को गवर्न किया जाएगा सेम स्टेट लॉ के द्वारा या स्टेट इनैक्टमेंट जो रिप्लेस करता है लॉ या ऑर्डिनेंस को। सेकेंड आ गया कंटिन्यूएशन अंडर स्टेट लॉ, इवन इफ जो स्टेट ऑर्डिनेंस है रिप्लेस कर दिया गया है एक एक्ट के द्वारा, डिटेंशन कंटिन्यू होगा जो न्यू स्टेट लॉ है उसके अकॉर्डिंग। इसको ट्रीट किया जाएगा जैसे कि जो एक्ट है हमारी NSA वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फ्रेश डिटेंशन अलाउड अंडर NSA, एक बारी अर्लियर स्टेट डिटेंशन एंड हो गया, न्यू डिटेंशन ऑर्डर दिया जा सकता है सेक्शन 3 ऑफ NSA के अकॉर्डिंग। मीनिंग क्या है स्टेट लॉ का एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, रेफर करता है किसी भी लॉ को जो प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए ऑन ग्राउंड्स जो सिमिलर हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ NSA के, इनफोर्स में है बिफोर 1980 ऑर्डिनेंस के। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास फ्रेश डिटेंशन अलाउड होगा अंडर NSA। इसमें आ गया हमारे पास कि एक बारी अगर स्टेट डिटेंशन एंड हो जाता है उसके बाद जो नया डिटेंशन है वो किया जाएगा सेक्शन 3 ऑफ NSA के अकॉर्डिंग। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास यहाँ पे मीनिंग क्या है स्टेट लॉ का, रेफर करता है किसी भी लॉ को प्रोवाइड करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को। फिर आ गया ग्राउंड्स जो सिमिलर हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के। तीसरा आ गया फोर्स में था बिफोर 1980 ऑर्डिनेंस के। फ्रेश डिटेंशन अलाउड है अंडर NSA, एक बारी अगर स्टेट डिटेंशन एंड हो जाता है नया डिटेंशन होगा सेक्शन 3 ऑफ NSA के अकॉर्डिंग। मीनिंग क्या है स्टेट लॉ का, रेफर करता है किसी भी लॉ को जो प्रोवाइड किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। ग्राउंड सिमिलर है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के या फिर इनफोर्स में था बिफोर 1980 जो 1980 ऑर्डिनेंस के। लास्ट सेक्शन आ गया इसमें हमारे पास 18 सेक्शन जो कि बात करता है रिपील एंड सेविंग की। रिपील ऑर्डिनेंस का नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 को रिपील किया गया है। सेविंग पास्ट एक्शंस, डिस्पाइट रिपील सारे एक्शंस जो लिए गए हैं ऑर्डिनेंस के अंदर वो वैलिड रहेंगे, इनको ट्रीट किया जाएगा एज इफ किया गया था एक्ट के अंदर। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक्ट को कंसिडर किया जाएगा इफेक्टिव फ्रॉम 23 सितंबर 1980। पेंडिंग केसेस बिफोर एडवाइजरी बोर्ड, कोई भी केस जो रेफर किया गया है ऑर्डिनेंस के अंदर या पेंडिंग है एडवाइजरी बोर्ड के अंदर वो कंटिन्यू होगा एज इफ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस एक्ट के अंडर। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 18 जो कि बात करता है रिपील एंड सेविंग की।
सबसे पहला आ गया क्या रिपील किया गया है इस एक्ट के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 को रिपील किया गया है। सेकंड आ गया सेव क्या किया गया है, जो पास्ट एक्शंस, जो एक्शंस लिए गए थे ऑर्डिनेंस के अंदर वो वैलिड रहेंगे, उसको ट्रीट किया जाएगा जैसे कि ये एक्ट के अंदर ही एक्शन लिए गए हैं। तीसरा आ गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, इफेक्टिव होगा 23 सितंबर 1980 से। फोर्थ आ गया जो पेंडिंग केसेस थे बिफोर एडवाइजरी बोर्ड, कोई भी केस जो रेफर किया गया था या फिर पेंडिंग था एडवाइजरी बोर्ड के सामने, वो कंटिन्यू होगा जैसे कि जो बोर्ड एक्ट के अंदर है उसके सामने पेंडिंग है। तो सेक्शन 18 बात करता है रिपील एंड सेविंग की। रिपील किया गया है नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 को, सेव किए गए हैं पास्ट एक्शंस ऑर्डिनेंस के अंदर, उनको वैलिड माना गया है, ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो इस एक्ट के अंडर एक्शंस लिए गए हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक्ट को जो है इफेक्टिव माना जाएगा 23 सितंबर 1980 से। कोई भी केसेस जो पेंडिंग है जिनको रेफर किया गया था और पेंडिंग थे एडवाइजरी बोर्ड के बिफोर, उनको कंटिन्यू किया जाएगा जैसे कि वो बोर्ड के जैसे कि उस बोर्ड के बिफोर पेंडिंग है जो इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। इसी के साथ जो है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आपकी टोटल हमारे पास 18 सेक्शंस थे। ये जो लेक्चर कवर हुआ है ये आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के हिसाब से हुआ है, जिस भी स्टेट में आपका ये आता है या किसी और एग्ज़ाम्स में जो एडिशनल लीगल सब्जेक्ट्स हैं या यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं, आप वो अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सब्जेक्ट की तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आपको एक पिन्ड कमेंट मिलेगा, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं पीडीएफ से रिलेटेड, वहाँ से आप जो है पीडीएफ बाय कर सकते हैं। बाकी जो है आज हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।